नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और नए टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की हम जो बात करने वाले हैं वो रीड टेस्ट सीरीज़ 5 की बात कर रहे हैं और उसमें मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हैं और परीक्षा में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जरूर आप इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें, साथ साथ में जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी कमेंट करें ताकि आपको भी अपना स्तर पता चले और लास्ट में कितने क्वेश्चन राइट होते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसके साथ साथ विश्लेषण भी देने वाला हूँ ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 3 या 4 क्वेश्चन और अलग से भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों रीड टेस्ट सीरीज 5 है, उसके ऊपर की पहले की 4 सीरीज भी आप देखना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर टेस्ट सीरीज वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन से इजीली आप राइट कर पाएंगे। सामाजिक नियमों एवं कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, बाल अपराधी। आप आसानी से कर सकते हैं। जो सामाजिक नियमों एवं कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है मतलब सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाता है कि उसे समाज विरोधी कह सकते हैं हम। तो सामाजिक नियमों और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाले को हम कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? बाल अपराधी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। दोस्तों आप साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप मैं जितने पढ़ता हूँ क्वेश्चन इतने में आप जरूर कमेंट करें क्वेश्चन का आंसर ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। जैसे शिक्षक है उसको कक्षा में जाकर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील, प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक या प्रभावशाली भूमिका में। आप जब कक्षा में जाते हो तो आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका जो आंसर राइट होगा दोस्तों, हमेशा ही हमें क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस देखने उस अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो एक शिक्षक को कक्षा में दोस्तों किस प्रकार की भूमिका में होना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका में होना चाहिए, क्योंकि उसे सभी बच्चों को सटीकता से साथ लेके चलना है, उसकी समस्या का समाधान करना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि शिक्षक छात्र के बीच में जो पारस्परिक सौहार्द है और उससे विकास हो सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास और जो बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे अच्छे से समझ सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। यहाँ पे अधिगम की बात हो रही है। अधिगम का मतलब सीखना होता है और जो सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो चारों ऑप्शंस को देखते हुए सही ऑप्शन का दोस्तों कमेंट करें। और वैसे तीसरे ऑप्शन में देखिए दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन होता है वो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है, क्योंकि जो क्रॉनबेक ने भी कहा है कि जो परिभाषा है उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो अधिगम होता है उसमें अनुभव होता है, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। जो सजीव कक्षा स्थिति है उसमें निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। किस प्रकार की संभावना रहेगी? हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है हमारी उसके अंतर्गत किस प्रकार की संभावित है, ये तो आसानी से ये क्वेश्चन आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों कक्ष में शिक्षक छात्र वार्ता होने की संभावना बनी रह सकती है और जो सकारात्मक वार्ता होती है तो उस प्रकार से ये जो है सजीव कक्षा का एक तरह से हमें लोलुपता मतलब देखने को मिलती है जो वार्तालाप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता या ये सभी। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो उसका ऑप्शन भी आप जल्दी से कमेंट कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे पहलू सम्मिलित किए जाते हैं जिनका मापन हो सकता है। तो इन पहलू में लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता आदि प्रमुख हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों इन सभी का समाहित होगा और ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा, ये सभी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कीजिए, आपको जरूर अच्छा आपका खुद का मापन अंकन करने में आपको मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसानी से किए जा सकने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने साइको पढ़ी है, मानव विकास का जो क्रम है आप इजीली इसमें राइट कर पाएंगे। चारों ऑप्शन है, आगे पीछे स्टेप्स पूरी दे रखी है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था हो जाती है दोस्तों 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था हो जाती है 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था हो जाती है 13 से 19 वर्ष तक और जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 19 से प्लस की जितने 19 वर्ष से ऊपर तक प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। दोस्तों जो
किसका ये सिद्धांत है जो सीखने के लिए तैयार हुआ था वो प्रभावशाली तरीके से? थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर, पावलाव या कूट लेविन। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस को देखिए, आपको परिभाषा सिद्धांत वगैरह कंप्लीटली पढ़े होंगे तो आसानी से ये अधिगम के क्वेश्चंस को राइट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस राइट रहेगा वो उन्होंने अपने जो प्रयोग थे उन्होंने सीखने के 3 मुख्य तथ्य बताए थे, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। थॉर्नडाइक ने ये जो सिद्धांत का जल्दी और प्रभावशाली तरीका बताया था और उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे। दोस्तों कौन से बताए थे? एक तो था तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तो जो नियम था तो उन्होंने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो तत्परता के नियम के अनुसार होता है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी व प्रभावकारी तरीके से सीखता है। तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके अनुसार शिक्षण है, शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल या विकल्प 2 और 3। तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों शिक्षण का क्या अर्थ होता है? अधिगम कराना या शिक्षित करने की प्रक्रिया होता है। शिक्षण का जो सीधा सा अर्थ ये निकलकर सामने आता है। तो शिक्षण का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो जो सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। शिक्षक एक कला एवं एक कौशल है जो बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास हेतु अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। विकल्प 2 और 3 एक कला और कौशल इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। मानव अक्षमताओं का पदानुक्रम किसने दिया? जो मानव आवश्यकताएं हैं उसका पदानुक्रम किसने दिया? तो जो कि वो सिद्धांत था वो किसने दिया? पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, मास्लो, काम्फा। तो दोस्तों इसमें आप इजीली मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर 9 में मास्लो, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया जेपीडी, यह आपने जरूर इसमें देखा होगा कि किन्होंने दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, बेंड्यूरा और स्किनर। तो दोस्तों ये जो मनोवैज्ञानिक के जो क्वेश्चंस है ये भी जरूर आएंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म वगैरह ध्यान रखनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चंस राइट कर सके। तो दोस्तों जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत था वो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था, जो जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु वास्तविक विकास स्तर से संभाव्य विकास स्तर की ओर ले जाया जाता है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने जेपीडी कहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया, किसने दिया? व्यक्तित्व का जो समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हिपोक्रेटस, क्रेचमर, शेल्डन या स्प्रेंजर। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत था वो दोस्तों दिया गया है स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने अपनी पुस्तक थी जो टाइप्स ऑफ मैन, जो कौन सी पुस्तक थी इसकी ये भी नाम ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ मैन उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने सामाजिक कार्यों के व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक, ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं और उन्होंने समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण दिया था। ऑप्शन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। आप एक एक क्वेश्चन के साथ आपके अटैचमेंट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते जाएंगे। आप ध्यान से वॉइस को सुनिए और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करते रहिए। लास्ट में जरूर कितने क्वेश्चन राइट होते हैं जरूर पूरा एनालिसिस देता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इस बात पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। नहीं शब्द आ गया है। व्यक्ति विशेष प्रकार से में भिन्न होते हैं, विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, प्रकार एवं कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, विशेष न तो कोटि न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रचलित क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दोस्तों जो वर्ष 1918 में दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? जॉन डेवी के द्वारा 1918 में दी गई। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप और समस्या समाधान की क्षमताओं के लिए अधिगम और योग्यता विकास को केंद्र में रखने का कार्य किया था। तो 1918 में जॉन डेवी द्वारा दी गई थी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीईपी भी बोला जाता है। मनोविज्ञान के हमने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों 1993 में वर्ष 1993 में लागू किया गया। बहुत ही अच्छा प्रचलित क्वेश्चन है, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आप इजीली इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। ऑप्शन पढ़िए और आसानी से राइट कर पाएंगे, कुछ भी व्याख्या करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। व्यवहारिकता, व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक बनाना, सब कुछ शिक्षा के उद्देश्य में समाहित हैं। ऑप्शन नंबर 16 की बात करते हैं। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? जो फ्रोबेल है दोस्तों उनको खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। उनका विचार था कि सभी प्रकार के खेलों से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सृजनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो जो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों गेंद का खेल इसमें राइट होगा। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, जो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो चारों ऑप्शंस के नाम देख सकते हैं आप, सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। तो प्रयोगात्मक विधि को दोस्तों सर्वप्रथम जिसने प्रकाशित किया था वो थे विल्हेल्म वुंड थे। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। और उन्होंने जो दोस्तों विल्हेल्म वुंड थे, उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखने का, अभी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है उसका। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, विल्हेल्म वुंड को कहा जाता है। उन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, इस बात पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। नहीं पे तो चिंतन होता है दोस्तों वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसका पहलू है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो हम अगर बालक के ज्ञानात्मक पहलुओं में सजीवतावाद, यथार्थवाद, आत्मकेंद्रितता तो पाई जाती है, किंतु व्यक्तित्ववाद का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, 18वें का चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। समूह शिक्षण है, हम दोस्तों समूह शिक्षण, एकल शिक्षण करवाया जाता है। संसाधनों रुचि का इष्टतम उपयोग करते हैं। तो समूह में अनुपलब्धता का निपटने का उपाय, शिक्षकों को समूह के बीच में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर करना शिक्षण। तो दोस्तों समूह शिक्षण है, इस ऑप्शन को जल्दी से आप कीजिए और इजीली इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे आप। दोस्तों जो समूह शिक्षण है उससे तात्पर्य है कि शिक्षकों के उस समूह जिसमें शिक्षण की व्यवस्था उस प्रकार से की जाती है कि संसाधनों एवं रुचियों का इष्टतम उपयोग हो सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 की बात करते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, इजीली बहुत ही अच्छा प्रचलित क्वेश्चन है। बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसको इंग्लिश में CAT बोला जाता है, CAT के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिपादन दोस्तों 1949 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, लियोपोल्ड बॉलक और सोमना बेरक द्वारा किया गया था। मरे गए जरूरतों के सिद्धांत पर आधारित का अनुसरण किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बेलक इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 20वें ऑप्शन का राइट होगा सोमना सोरल। लियोपोल्ड बेलक होता है, उसमें उनका फुल नाम भी कभी कभी आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें बेलक इसका राइट ऑप्शन रहेगा। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, जो शिक्षक होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो दोस्तों विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना, अधिगम क्रिया को आनंद बनाना, कक्षा में अनुशासन प्रश्न पत्र तैयार करना। तो चारों ऑप्शंस को अगर आप एनालिसिस देखोगे एक आदर्श शिक्षण के हिसाब से, तो आप इजीली इस ऑप्शन को राइट कर पाओगे। एक शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आनंद प्रदान करना उनकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती है। जो हम पढ़ाते हैं वो बच्चों को आनंददायी लगना चाहिए, बच्चों को क्लास में मज़ा आना चाहिए, वो कहीं भी ये महसूस ना करें कि हम एक बंद जेल में हैं और हमें ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। तो जो आनंदप्रद बनाना ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। 21वें का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अब बात आती है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, ये सब बातें आपने अच्छे से पढ़ी होगी और इनकी परिभाषाओं को अगर आपने आत्मसात किया है तो ये ऑप्शन आप चारों ऑप्शन को देखकर इजीली राइट कर पाएंगे। क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है उसका तात्पर्य होता है नियमित विद्यालय होता है, उसमें सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना और समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों ये बात होती, तो इसमें जो नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना और उनको उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें जो राइट हो जाएगा समावेशी शिक्षा से तात्पर्य में। ऑप्शन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं है। मनोविज्ञान में इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बिल्कुल सतर्क रह के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जो पुनर्बलन का प्रकार नहीं है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो पुनर्बलन में दोस्तों सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का समाहित नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड शामिल होता है, इसलिए विकल्प 4 सबसे उपयुक्त है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। किसकी विकसित करना है दोस्तों, अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रतियोगिता, अपर्याप्त लक्ष्य, नई तकनीकी, नई विधियों का प्रयोग, आकांक्षा स्तर को घटाना। तो चारों ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो अभिप्रेरणा किसी भी विद्यार्थी के लिए विशिष्ट अवस्था होती है जो उसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है और उसे इंगित करती है, अभिप्रेरणा विकसित करती है। एक शिक्षक अधिक से अधिक नई तकनीकों विधियों का प्रयोग करें। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 25 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना ताकि बच्चों में अभिप्रेरणा का विकास हो सके। ऑप्शन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्न में से में कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। सतत व व्यापक मूल्यांकन यानी हो गया दोस्तों CCE
के लिए सही नहीं है। इस नहीं पे भी ध्यान देना आप थोड़ा। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, नंबरों के स्थान पर इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो चारों ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं सीसी के अकॉर्डिंग, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है। साथ ही यह अध्यापकों को प्रभावकारी कार्यनीतियाँ आयोजित करने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या कर सकता है प्रभावी शिक्षक? चारों ऑप्शंस देखिए और आदर्श शिक्षक के हिसाब से इन क्वेश्चनों को आप इजीली राइट कर पाएंगे। जो किसी भी शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य विद्यार्थियों को अधिकाधिक सिखाने का होता है तथा प्रभावी शिक्षक होने के लिए आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अभिप्रेरित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 27 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। आपने बहुत अच्छा देखा होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसके बारे में बहुत अच्छा ध्यान रखना है आपको। मनोविज्ञान में वही बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो किसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था? 3-4 को देख लीजिए, या कोठारी आयोग, NCF, शैक्षिक योजना 1986, पाठ्यक्रम रचना 2000। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम है। और इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षकों के साथ आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चलो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो करने पर इसमें बल दिया गया। इसमें आप इसके शब्दों को देखकर यूँ मत समझे केवल बोर्ड की व्यवस्था से संबंधित था। ये विद्यालय में समस्त प्रकार की जो मूलभूत सुविधा होती है मिनिमम व्यवस्था करने की और बल देने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 में के परिणाम स्वरूप ये उद्भव हुआ था और इसके अंदर व्यवस्थाएं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है नहीं है पर पूरा ध्यान रखना है। आपने लेसन्स बनाए, इजीली ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इजीली क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आध्यात्मिक से कोई क्षेत्र नहीं होता है, इसमें सब में क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमने लेसन्स बनाए उस टाइम, ये चीज़ हमने आराम से नोट की होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित हैं, जेंडर के अनुसार अधिक समय जाती हैं, आयु के अनुसार समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। 4 ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना है। फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर आप दिमाग में लेके बात सोचेंगे तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। दोस्तों कौन सी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है? समाज में पिछड़े निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए मध्याह्न व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आयु के अनुसार अधिक समझाती है और ये शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर इंगित करता है। तो दोस्तों एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की तरफ से ये आज की रीड टेस्ट सीरीज के 30 क्वेश्चंस थे। इसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस राइट हुए आप जरूर कमेंट करें। 25, 26, 27 जितने भी राइट हुए और कम भी राइट हुए तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको इसी प्रकार की अच्छे से तैयारी करते रहना है और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, रीड टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट को विजिट करें। आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद विश्लेषण। तो दोस्तों मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।